हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर। कल हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण क्या होता है। हमने समझा था अवतल दर्पण कैसे बनता है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है और अवतल दर्पण से संबंधित दो परिभाषाएं देखा था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं कौन कौन से हैं। ठीक, तो कल हमने दो देखा था, तो आज हम लोग तीसरे शुरू करते हैं। पहला है हमारा वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या आप लोग जानते हैं किसी गोले की त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? जो हमारा गोली दर्पण होता है, क्या, जो हमारा गोली दर्पण होता है वो जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या हमने बोला? देखिए, यह जो गोली दर्पण बना है का यह जो गोली दर्पण बना है, इस गोली दर्पण का यह जो वक्रता त्रिज्या है, यह जो त्रिज्या है, यही त्रिज्या ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब कि जो हमारा दर्पण बनता है वो जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, मतलब गोला जितना बड़ा होगा, मतलब जो भी गोला हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर गोले की जो भी त्रिज्या होगी, उस गोले से जो हम लोग दर्पण बनाते हैं उसी गोले की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर गोला छोटा होगा तो यहाँ पर हमारी जो ये तो त्रिज्या ये छोटी होगी, गोला बड़ा होगा तो त्रिज्या बड़ी होगी। वो डिपेंड इस पे करता है कि हम लोग गोला कितना बड़ा लेते हैं। ठीक है ना? तो ये था हमारा वक्र त्रिज्या। क्या? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। अब ये गोली दर्पण है, इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब जो ये दर्पण है, ये इस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इस गोले की जो ये त्रिज्या है, इसी को हम क्या नाम देंगे? वक्रता त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझ में। ये था हमारा वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग आते हैं चौथे पे, क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, अगर आप लोग याद हो कक्षा 9 में हम लोग अभिलंब के बारे में पढ़े थे, अगर आप लोग याद होगा तो अच्छी बात है, अन्यथा हम समझा रहे हैं। अभिलंब ये होता है, जैसे कोई भी गोला ले लो, उस गोले के पृष्ठ पर, उस गोले के पृष्ठ पर उसके केंद्र से खींचा गया रेखा उस पे अभिलंब होती है। हमने क्या बोला? कोई भी एक गोला ले लो, उसके केंद्र से उस गोले के पृष्ठ पर चाहे हम जहां रेखा खींच दें वह रेखा उस पृष्ठ पर अभिलंब होती है। वही चीज यहाँ हम लिखे हैं। अभिलंब क्या होता है? एक हमने गोला लिया, इस गोले से हमने एक गोली दर्पण बनाया, इस गोली दर्पण पर इसके केंद्र से चाहे जहां खींच दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, चाहे कहीं भी एक रेखा खींचो, वह रेखा उस गोली दर्पण पर अभिलंब होती है। समझे? हमने क्या बोला? कोई भी एक गोला ले लो, कोई भी एक गोला, उसके केंद्र से उस गोले के पृष्ठ पर, उस गोले के पृष्ठ पर खींचा गया रेखा उस गोले के पृष्ठ पर अभिलंब होती है। ठीक, तो हमने क्या लिखा? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। तो ये गोली दर्पण है, ये इसका केंद्र है, इस केंद्र से इस बिंदु, इस केंद्र से इस पृष्ठ पर हम जो भी रेखा खींचेंगे वह रेखा इस पृष्ठ पर क्या होगी? अभिलंब होगी। आइए समझ में। तो ये था हमारा दो, तीसरा वक्रता त्रिज्या और चौथा अभिलंब। अब हम लोग और आगे को बढ़ते हैं। 5, 6 ऐसे 8, 10 हैं जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो हम लोगों ने 4 देखा, 5वां क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है? गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा उसका मुख्य अक्ष कहलाती है। हमने क्या बोला? गोली दर्पण का जो ध्रुव होता है और जो उसका वक्रता केंद्र होता है उसको मिलाने वाली सीधी रेखा उसका मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हमने क्या लिखा? गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये देख लीजिए ये ध्रुव है, तथा वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी
रेखा। अब ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा है, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी भी गोली दर्पण का जो ध्रुव होता है और जो उसका वक्रता केंद्र होता है, उन दोनों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आइए समझ में, ये था हमारा पांचवा। ठीक, छठवां क्या है, दर्पण का द्वारक। ये क्या होता है, जैसे परावर्तक पृष्ठ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। परावर्तक पृष्ठ के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली एक सीधी रेखा दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, इसका परावर्तक पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाया, तो ये क्या हो गया, दर्पण का द्वारक। ठीक ना। यानी परावर्तक पृष्ठ के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वही रेखा दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, यहाँ भी वही हाल है, इसका परावर्तक पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक था, तो हमने यहाँ से यहाँ तक मिलाया, तो ये जो रेखा आई, इसको हमने क्या नाम दिया, दर्पण का द्वारक। यानी कि किसी भी परावर्तक पृष्ठ का एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। ठीक ना। जैसे इसका यहाँ से यहाँ तक है, इसका यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक, आप लोग देख सकते हैं तीनों में दर्पण का द्वारक अलग अलग है, किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है। इसका मतलब कि परावर्तक पृष्ठ जितना ज्यादा होगा, दर्पण का द्वारक उतना ज्यादा होगा। परावर्तक पृष्ठ कम होगा, दर्पण द्वारक कम होगा। यानी वो डिपेंड करता है कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। अब ये दर्पण द्वारक यहाँ से, अब दर्पण परावर्तक दर्पण कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको यहाँ से आकर मिला, तो यह जो रेखा आई, ये क्या होती है, दर्पण का द्वारक। तो ये था हमारा मुख्य अक्ष और दर्पण का द्वारक। मुख्य अक्ष हमने क्या देखा कि दर्पण का ध्रुव, क्या, दर्पण का ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली एक सीधी रेखा उसका मुख्य अक्ष कहलाती है। और दर्पण का द्वारक क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के, कहां से, परावर्तक पृष्ठ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। आइए समझे, ये था हमारा पांचवा और छठवां। अब हम लोग सातवें पर चलते हैं। तो हम फिर आगे आ गए हैं। सातवां हमारा क्या है, मुख्य फोकस। हमने अच्छा बढ़ा, सातवां है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमने लिखा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, ये क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष। तो हमने लिखा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। अब ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण ये है और एक किरण ये है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, क्या, जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु का नाम हम देते हैं मुख्य फोकस। हमने क्या बोला, फिर समझते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु का नाम हम क्या देते हैं, मुख्य फोकस। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यह हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस करते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से, ये हमारा है मुख्य फोकस। ठीक ना। ये था हमारा सातवां परिभाषा, मुख्य फोकस। ठीक, आगे हमारा है आठवां, क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी। कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यह गोलीय दर्पण था, यह इसका वक्रता केंद्र है, जिस बिंदु से होकर जाएगा वह उसका मुख्य फोकस होगा और यह इसका ध्रुव होगा। तो मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से, किससे, इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे समझे, ये था हमारा फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस
के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो ये दूरी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये था हमारा मुख्य फोकस और ये रहा हमारा फोकस दूरी। अगला हमारा पॉइंट है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? जो हमारा फोकस बिंदु होता है, जो जो हमारा मुख्य फोकस होता है, उस फोकस पर कोई ऐसा तल डाल दें जो उससे अभिलंब हो, लंबवत हो। जैसा कि हम लोग फिगर देख सकते हैं कि मुख्य फोकस में खींचा गया अभिलंब, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस तल। हमने लिखा वह तल, ऐसा कोई प्लेन हो, ऐसा कोई तल हो जो मुख्य फोकस से गुजरता हो, जो मुख्य फोकस से गुजरता हो तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। अब मुख्य फोकस जा रहा है, लेकिन क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत। अगर लंबवत नहीं होगा तो इसे हम फोकस तल नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? ये क्या है, गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ये था हमारा फोकस तल। एक बार फिर देख लेते हैं, फोकस तल क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम लोग फोकस मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव, क्या क्या, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो ये दूरी होती है, इसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। और फोकस तल क्या होता है? मुख्य मुख्य फोकस में खींचा गया ऐसा तल, मुख्य फोकस में खींचा गया ऐसा तल जो मुख्य अक्ष में क्या हो, मुख्य अक्ष पर लंबवत हो, ऐसे तल को हम लोग फोकस तल कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अवतल दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना, समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको समझने के लिए पहले आप लोग अवतल दर्पण का जो पिछला वाला लेक्चर, उसको ध्यान से देखिए, उसको पढ़िए। वहां से आप लोग क्रम वाइज पढ़ते हुए आएंगे, तब आप लोगों को ये बातें अच्छी से समझ में आएंगी। ठीक है, धन्यवाद।